channel Learning Hub, and this video is related about class 11th chapter number 1 some basic concepts of chemistry। तो आज हम इस वीडियो लेक्चर में केमिस्ट्री के बारे में जानेंगे कि केमिस्ट्री होती क्या है। हमने क्लास 10th में भी केमिस्ट्री पढ़ी, तो हमें पता नहीं था कि बेसिकली केमिस्ट्री होती क्या है। तो आज इस वीडियो लेक्चर में सब केमिस्ट्री के ही बारे में होगा, उसका इंट्रोडक्शन होगा कि केमिस्ट्री एक्चुअल में होती क्या है, केमिस्ट्री के कितने कितने पार्ट्स होते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ केमिस्ट्री। क्लासिफिकेशन ऑफ केमिस्ट्री। तो क्लास 11th में जो है केमिस्ट्री को 3 पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया है। इस मतलब क्लास 11th में हम क्या पढ़ेंगे, केमिस्ट्री को 3 अलग अलग हिस्सों में पढ़ेंगे। पहला जो है वो आता है हमारा फिजिकल केमिस्ट्री, ठीक है। अब और दूसरा जो है हमारा वो आता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और तीसरी पार्ट है हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। तो क्लास 11th में केमिस्ट्री को 3 अलग अलग पार्ट्स में क्लासिफाई किया है, फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो अब हम देखते हैं कि अलग इन तीनों पार्ट्स में हम कौन कौन से चैप्टर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं फिजिकल केमिस्ट्री के बारे में। अब देखिए फिजिकल केमिस्ट्री में हम कौन कौन से चैप्टर पढ़ेंगे, क्या क्या इसके अंदर आता है, ये सब हम इसमें देखते हैं, ठीक। तो फिजिकल केमिस्ट्री में जितने भी टॉपिक्स होंगे उन सभी टॉपिक्स में क्या लगेगा, लॉज ऑफ फिजिक्स लगेंगे। क्या लगेंगे, किसी टॉपिक में लॉज ऑफ फिजिक्स लगेंगे और किसी टॉपिक में क्या लगेगा, मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट लगेगा, ठीक है। मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स लगेगा, ठीक है। अब देखिए आप बोलेंगे कि केमिस्ट्री में फ़िज़िक्स के लॉज कैसे आ गए, तो वो हम देखेंगे आगे कि फ़िज़िक्स के लॉज केमिस्ट्री में कैसे आए। तो फिज़िकल केमिस्ट्री में जो हमारा फर्स्ट चैप्टर होगा वो होगा सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है। और जो हमारा दूसरा चैप्टर होगा वो होगा स्ट्रक्चर ऑफ एटम। जो हमारा तीसरा चैप्टर होगा वो होगा स्टेट्स ऑफ मैटर। क्या होगा, स्टेट्स ऑफ मैटर, ठीक है। जो हमारा चौथा चैप्टर होगा वो होगा हमारा थर्मोडायनेमिक्स। जो हमारा पांचवा चैप्टर होगा वो होगा इक्विलिब्रियम। और जो हमारा छठा चैप्टर होगा वो होगा रेडॉक्स, ठीक है। अब देखिए आप बोलेंगे कि लॉज ऑफ फिजिक्स इन चैप्टर में कहाँ पर लगा। लॉज ऑफ फिजिक्स लगा यहाँ पर, जहाँ पर हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में पढ़ते हैं ना। हम बोलते हैं ना इलेक्ट्रॉन सेंटर जो होता है, जो एटम होता है उसका जो सारा मास होता है और वो कहाँ पर कंसंट्रेटेड होता है, एट द सेंटर। इसी सेंटर को हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस बोलते हैं। और इसी न्यूक्लियस के चारों तरफ जो है हमारे इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं। अभी तक हमने यही पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन्स इसके चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं। अब हम इसके बारे में और चीज़ें भी पढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉन का मास पढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर मूव करते हैं तो एक फिक्स्ड ऑर्बिट में करते हैं या एक अनफिक्स्ड ऑर्बिट में करते हैं, वो भी हम पढ़ेंगे। तो हम बहुत सारी चीज़ें इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लगते हैं, लॉज ऑफ फिज़िक्स लगते हैं, फिज़िक्स के कुछ लॉ लगते हैं, ठीक। और देखिए अब दूसरी जो ब्रांच आती है हमारी केमिस्ट्री की वो आती है हमारी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम क्या पढ़ेंगे, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम स्टडी करते हैं किसके बारे में, स्टडी ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में। स्टडी ऑफ इनऑर्गेनिक
कंपाउंड, हमारे इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं उनके बारे में हम स्टडी करते हैं किसमें, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ठीक है, तो पहला जो चैप्टर आएगा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का वो आएगा हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो फर्स्ट चैप्टर जो हमारा है इसमें हम पढ़ेंगे एलिमेंट्स को अलग अलग कैसे क्लासिफाई किया गया है और पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे। जो हमने पीरियोडिक टेबल पढ़ी है, या बहुत सारे बच्चों को पीरियोडिक टेबल याद भी होती है, तो उन पीरियोडिक टेबल की जितने भी एलिमेंट्स हैं उस पीरियोडिक टेबल में, उन सभी एलिमेंट्स की क्या पढ़ेंगे हम, प्रॉपर्टीज़ भी पढ़ेंगे। ठीक है, दूसरा जो चैप्टर आएगा वो इसमें आएगा केमिकल बॉन्डिंग। ठीक, दूसरा चैप्टर क्या है इसमें, केमिकल बॉन्डिंग, मतलब दो एटम्स के बीच में या दो मॉलिक्यूल्स के बीच में किस तरीके का बॉन्ड है, मतलब वो जो एटम्स हैं वो एक दूसरे से कोवलेंट बॉन्ड से जुड़े हुए हैं या आयनिक बॉन्ड से जुड़े हुए हैं या और तरीके के भी बॉन्ड्स होते हैं उनसे जुड़े हुए हैं, उनके बारे में हम इस केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ेंगे। ठीक है, तीसरा जो है हमारा इसमें वो आता है तीसरा चैप्टर हाइड्रोजन, मतलब हाइड्रोजन के बारे में हम पढ़ेंगे। हाइड्रोजन का एक पूरा अलग से एक चैप्टर दे रखा है इसमें, उसके बारे में हम कंप्लीट सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन के ही बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, जिसका एटॉमिक नंबर 1 होता है। ठीक, चौथा जो है हमारा एस ब्लॉक। अब हम इसमें चौथा चैप्टर क्या है, सिर्फ और सिर्फ उस चौथे चैप्टर में हम एस ब्लॉक एलिमेंट्स के ही बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अब पांचवा जो चैप्टर है हमारा वो पी ब्लॉक है। ठीक, अब पी ब्लॉक एलिमेंट्स जो होते हैं वो ग्रुप 13 और ग्रुप 14 के एलिमेंट्स को जो है पी ब्लॉक एलिमेंट्स बोला जाता है। ठीक है, पीरियोडिक टेबल में अलग अलग ग्रुप्स होते हैं, अलग अलग पीरियड्स होते हैं, तो उसमें से जो ग्रुप 13 वाला और जो ग्रुप 14 वाले जो एलिमेंट्स होते हैं उन सभी एलिमेंट्स को हम बोलते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, अब जो छठा चैप्टर हम इसमें पढ़ेंगे वो हमारा आएगा इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, मतलब केमिस्ट्री हमारे इन्वायरमेंट से कैसे रिलेटेड है उसके बारे में हम इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। ये हमारे कुछ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो है चैप्टर हो गए। अब हम आते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम क्या पढ़ेंगे। ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक, तो हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या पढ़ेंगे, ऑर्गेनिक होता क्या है। सबसे पहले ऑर्गेनिक मतलब कार्बन से रिलेटेड होगा, ये सब जो चीज़ होंगे ना इस ब्रांच में केमिस्ट्री की, वो सभी जो है कार्बन से रिलेटेड होंगे। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम किसके बारे में पढ़ते हैं, स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की स्टडी करते हैं। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ कार्बन से मिलकर बने हुए होते हैं। ठीक है, जो हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी भी ऑर्गेनिक है। हमारी बॉडी भी किससे मिलकर बनी हुई है, कार्बन से ही मिलकर बनती है। ठीक है, अब दूसरी चीज हम पढ़ेंगे, दूसरा स्टडी ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। ठीक है, कार्बन कंपाउंड्स के बारे में हम क्या करेंगे, इसमें स्टडी करेंगे। ठीक है, कार्बन से जितने भी कंपाउंड्स बनते हैं उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। तीसरा जो इसमें आएगा वो आएगा जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, और जो चौथा आएगा हमारा वो आएगा, हमारा जो चौथा चैप्टर होगा वो आएगा हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, ऐसे केमिकल कंपाउंड्स होते हैं जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बनते हैं, उन केमिकल कंपाउंड्स को हाइड्रोकार्बन बोला जाता है। ठीक है, अब देखिए अलग से पूरी केमिस्ट्री में अलग से एक ब्रांच बनाई गई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, किसके लिए, सिर्फ और सिर्फ एक ही एलिमेंट कार्बन की स्टडी करने के लिए। क्यों, ऐसा क्यों हुआ कि कार्बन ही एक पूरी पीरियोडिक टेबल में से इकलौता एक ऐसा एलिमेंट है जिसकी स्टडी हम अलग से करते हैं केमिस्ट्री की अलग ब्रांच में, क्यों। कार्बन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो कितना होता है, 14 होता है।
मतलब 14 नंबर ग्रुप से कार्बन बिलोंग करता है, ठीक है। उनकी जो वैलेंसी होती है ना, वैलेंसी ऑफ कार्बन कितनी होती है, वैलेंसी ऑफ कार्बन वो कितनी होती है, 4 होती है, ठीक है। वैलेंसी मतलब कार्बन के आउटर मोस्ट सेल में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं उसको हम बोलते हैं वैलेंसी। मतलब आउटर मोस्ट सेल जो होगा, ये न्यूक्लियस हुआ, आउटर मोस्ट सेल में सबसे बाहरी वाले सेल में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं कार्बन में, तो सिर्फ और सिर्फ 4 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। तो 4 इलेक्ट्रॉन अगर आउटर मोस्ट सेल में प्रेजेंट है तो मतलब कार्बन की कितनी वैलेंसी होगी, 4 वैलेंसी होगी, ठीक है। तो कार्बन को उसकी 4 वैलेंसी होने की वजह से कार्बन क्या माना जाता है, एक टेट्रावैलेंट माना जाता है, टेट्रावैलेंट, ठीक है। कार्बन क्या माना जाता है, टेट्रावैलेंट माना जाता है, ठीक। और दूसरा, कार्बन के कैटिनेशन की प्रॉपर्टी की वजह से, कार्बन में कैटिनेशन की भी प्रॉपर्टी होती है। कैटिनेशन क्या होता है, टेंडेंसी टू सेल्फ लिंकिंग, टेंडेंसी टू सेल्फ लिंकिंग मतलब टेंडेंसी टू सेल्फ लिंकिंग मीन्स मतलब क्या होता है, कार्बन अपने ही कार्बन्स के साथ, अपने ही एलिमेंट्स के साथ क्या करता है, बॉन्ड बनाता है, ठीक है। अपने ही एलिमेंट्स के साथ सेल्फ लिंक होता है और क्या बनाता है, बॉन्ड बनाता है। तो कार्बन की इन्हीं दोनों प्रॉपर्टीज़ की वजह से कि कार्बन टेट्रावैलेंट है और कार्बन कैटिनेशन प्रॉपर्टी दिखाता है, इन्हीं दोनों प्रॉपर्टीज़ की वजह से कार्बन को एक अलग से ब्रांच दी गई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और इसी ब्रांच में सिर्फ और सिर्फ कार्बन की ही स्टडी की जाती है कंप्लीट, ठीक है। ठीक, तो ये तो था एक बेसिक इंट्रोडक्शन। अब देखिए इम्पॉर्टेंस क्या होते हैं केमिस्ट्री के। जब हम केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो केमिस्ट्री सिर्फ और सिर्फ 3 ब्रांच में पढ़ी जाती है, ठीक है। एक फिजिकल ब्रांच हो गई उसकी, एक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो गई, एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होगी। अब देखिए कि केमिस्ट्री के इम्पॉर्टेंस क्या होते हैं, केमिस्ट्री के क्या इम्पॉर्टेंस के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। इम्पॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री। अब केमिस्ट्री के क्या क्या इम्पॉर्टेंस हैं, क्या केमिस्ट्री सिर्फ केमिकल्स बनाने के काम आती है, क्या केमिस्ट्री सिर्फ केमिस्ट्री का इम्पोर्टेंस लेबोरेटरीज में ही है, क्या केमिस्ट्री का इम्पोर्टेंस सिर्फ मेडिकल फील्ड में है, नहीं ना, केमिस्ट्री का इम्पोर्टेंस सभी जगह है। तो उन सभी जगह के बारे में हम यहाँ पढ़ते हैं कि केमिस्ट्री कहाँ कहाँ इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। पहला लिखिए, पहला केमिस्ट्री का जो सबसे इम्पॉर्टेंट रोल केमिस्ट्री कहाँ प्ले करती है, मेडिसिन फील्ड में। केमिस्ट्री इन मेडिसिन मतलब मेडिकल फील्ड में जो है केमिस्ट्री का सबसे ज़्यादा रोल माना जाता है, ठीक है। तो केमिस्ट्री इन मेडिसिन हमारी फर्स्ट हेडिंग होगी। इसमें क्या आएगा, मतलब मेडिसिन में कैसे हम बता सकते हैं कि केमिस्ट्री का यूज़ हो रहा है। तो इन मेडिसिन फील्ड केमिस्ट्री इज़ यूज्ड फॉर, इन मेडिसिन फील्ड, इन मेडिसिन फील्ड chemistry is used for the production of some important drugs, ठीक है। केमिस्ट्री का यूज़ जो है मेडिकल फील्ड में बहुत किया जाता है। जो ड्रग्स होती हैं, जो मेडिसिन्स होती हैं, उन ड्रग्स और उन मेडिसिन्स को बनाने के लिए किसका यूज़ किया जाता है, केमिस्ट्री का यूज़, मतलब केमिकल्स का यूज़ किया जाता है, ठीक है। जैसे ड्रग्स, हम ड्रग्स में लाइक क्या लिख सकते हैं, कुछ ड्रग्स के नाम बताइए। जैसे AZT आता है, AZT इसका फुल फॉर्म है एजिटोथाइमिडाइन, ये एक ड्रग है। एजिटोथाइमिडाइन ये एक ड्रग है। ये किसके लिए होता है, फॉर एड्स पेशेंट्स। जो एड्स के पेशेंट्स होते हैं ना, एड्स एक बहुत ही जानलेवा बीमारी होती है। जो एड्स के जो पेशेंट्स होते हैं उन पेशेंट्स को दिया जाता है एजिटोथाइमिडाइन ड्रग, ठीक है। इससे वो मतलब थोड़ा रिलीफ फील करते हैं, रिलैक्स फील करते हैं, ठीक है। एंड एक और ड्रग है हमारा टैक्सोल। टैक्सोल नाम का एक ड्रग है, टैक्सोल एंड किसप्लेटिन।
टेक्सोल और किस्प्लेटिन ये दो नाम के ड्रग हैं जिनका यूज़ किया जाता है फॉर कैंसर पेशेंट्स के थ्रू। ठीक है, कैंसर पेशेंट्स को भी क्या दिया जाता है, टेक्सोल और किस्प्लेटिन नाम का ड्रग दिया जाता है। तो केमिस्ट्री का यूज़ मेडिकल फील्ड में होता है किस तरीके से कि इन मेडिकल फील्ड केमिस्ट्री का यूज़ होता है फॉर प्रोडक्शन ऑफ सम ड्रग्स, कुछ ड्रग्स बनाने के काम आती है। ठीक है, AZT पहला ड्रग है हमारा AZT जिसका फुल फॉर्म है एजिटोथाइमिडाइन। इस ड्रग्स का यूज़ किया जाता है एड्स पेशेंट्स के द्वारा। ठीक है, और दो ड्रग और हैं हमारे टेक्सोल एंड किस्प्लेटिन। इस ड्रग का यूज़ किया जाता है कैंसर पेशेंट्स के थ्रू। ठीक ठीक अब देखिए दूसरा होता है केमिस्ट्री का यूज़ इंडस्ट्रीज़ में। अब सिर्फ और सिर्फ मेडिकल फील्ड में ही केमिस्ट्री का यूज़ नहीं है, केमिस्ट्री का जो दूसरा यूज़ है वो केमिस्ट्री का कहाँ यूज़ है, इंडस्ट्रियल फील्ड में है। तो लिखिए केमिस्ट्री इन इंडस्ट्री, केमिस्ट्री इन इंडस्ट्रीज़। तो अब बताइए इंडस्ट्रीज़ में केमिस्ट्री का किस तरीके से यूज़ किया जाता होगा। तो केमिस्ट्री जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है इंडस्ट्रियल फील्ड में। ठीक है, देखिए फर्स्ट हम लिख सकते हैं कि इसका यूज़ किया जाता है मैन्युफैक्चर ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स, मैन्युफैक्चर ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स जैसे हो गया नायलॉन, रेयॉन, ये सब जो है क्या है, सिंथेटिक फाइबर्स है। तो पहला यूज़ जो है इंडस्ट्रियल फील्ड में केमिस्ट्री का क्या है कि केमिस्ट्री का यूज़ किया जाता है फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स। सिंथेटिक फाइबर्स बनाने के काम आती है केमिस्ट्री, जैसे नायलॉन हो गया, रेयॉन हो गया। दूसरा इंडस्ट्रियल फील्ड में केमिस्ट्री का किस तरीके से यूज़ हो सकता है, केमिस्ट्री का यूज़ होता है फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ प्लास्टिक्स बनाने के काम आती है केमिस्ट्री। जैसे प्लास्टिक्स क्या हो गए, लाइक बैकलाइट, ये एक नाम का प्लास्टिक है, एंड पॉलीथीन हो गए। ठीक, एक्सेट्रा और भी तरीके के प्लास्टिक्स होते हैं, अलग अलग तरीके के प्लास्टिक्स। तो केमिस्ट्री का यूज़ इंडस्ट्री में इस तरीके से होता है। अब तीसरा केमिस्ट्री का यूज़ एग्रीकल्चर में भी होता है। ठीक है, केमिस्ट्री इन एग्रीकल्चर। अब एग्रीकल्चर में किस तरीके से केमिस्ट्री का यूज़ होगा बताइए। एग्रीकल्चर में केमिस्ट्री का यूज़ होता है इस तरीके से, देखिए कि एक इम्पॉर्टेंट रोल हम बोल सकते हैं कि एक बहुत ही मेन कंट्रीब्यूशन है केमिस्ट्री का इन फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर। तो पहला देखिए कि बहुत सारे पेस्टिसाइड्स होते हैं और बहुत सारे इंसेक्टिसाइड्स होते हैं जो कीड़ों को मारते हैं। बहुत सारे इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड्स हम यूज़ करते हैं अपने फील्ड में, अपने एग्रीकल्चर वर्क में। बहुत सारे फार्मर्स को देखा होगा। तो क्या होता है, उन इंसेक्टिसाइड्स और उन पेस्टिसाइड्स को बनाने के काम आती है केमिस्ट्री। ठीक है, इंसेक्टिसाइड्स जैसे क्या हो जाएंगे, इंसेक्टिसाइड्स लाइक डीडीटी एक इंसेक्टिसाइड है। इसका जो फुल फॉर्म होता है वो लिख लीजिए, डाईमिथाइल ट्राइक्लोरोइथेन। डीडीटी का जो फुल फॉर्म है डाईमिथाइल ट्राइक्लोरोइथेन, ये एक नाम का इंसेक्टिसाइड है। तो इसका यूज़ जो है इस इंसेक्टिसाइड्स को बनाने के काम भी क्या है, केमिस्ट्री ही आती है। ठीक है, दूसरा हम बोल सकते हैं कि केमिकल फर्टिलाइजर्स बनाने के काम आता है। केमिकल फर्टिलाइजर्स बनाने के काम आती है क्या, केमिस्ट्री। केमिकल फर्टिलाइजर्स लाइक जैसे हो गया हमारा यूरिया हो गया। यूरिया का जो बहुत सारे पेपर में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कभी कभी यूरिया का फुल फॉर्म आ जाता है कि मतलब यूरिया का केमिकल फॉर्मूला क्या है। तो जो यूरिया का केमिकल फॉर्मूला होता है वो होता है NH2CONH2। ये यूरिया का केमिकल फॉर्मूला है NH2CONH2। ठीक है, कुछ केमिकल फर्टिलाइजर जैसे यूरिया हो गया, अमोनियम सल्फेट हो गया, अमोनियम सल्फेट। अब अमोनियम सल्फेट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा NH4 का होल ट्वाइस।
SO4, NH4 का होल ट्वाइस SO4, ये किसका फॉर्मूला है हमारा, अमोनियम सल्फेट। तो बहुत सारे केमिकल फर्टिलाइजर्स हो गए, जैसे यूरिया हो गया, अमोनियम सल्फेट हो गए और DDT हो गए, इंसेक्टिसाइड्स हो गए, तो इनका यूज़ जो है एग्रीकल्चर फील्ड में होता है। ठीक है, तो ये हो गया केमिस्ट्री का यूज़ एग्रीकल्चर में इस तरीके से होता है। अब मैंने पेस्टिसाइड्स भी बोले, और बहुत सारे ऐसे क्या होता है प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, जैसे हम क्या करते हैं फील्ड में कुछ भी चीज़ अगर हम बोते हैं, एग्रीकल्चर वर्क करते हैं, तो हमें बहुत सारे पेस्टिसाइड्स भी चाहिए, मतलब जब कीड़े ना लगे पेड़ में, ठीक है, फल में, अनाज में कीड़े ना लगें, इसीलिए हम बहुत सारे पेस्टिसाइड्स का भी यूज़ करते हैं, मतलब बहुत सारे प्रिजर्वेटिव्स का भी यूज़ करते हैं, सॉरी, प्रिजर्वेटिव्स। ठीक, तो वो प्रिजर्वेटिव्स क्या होते हैं, प्रिजर्वेटिव्स लाइक, कुछ प्रिजर्वेटिव्स हो गए, जैसे हो गया हमारा सोडियम बेंजोट। सोडियम बेंजोट ये एक प्रिजर्वेटिव है, इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है C6H5COONA, ये सोडियम बेंजोट का फॉर्मूला है। और हो जाएगा एक और प्रिजर्वेटिव ले लेते हैं, सोडियम मेटाबाइसल्फेट, सोडियम मेटाबाइसल्फेट। ठीक है, ये एक और प्रिजर्वेटिव हो गया। मतलब इन दोनों प्रिजर्वेटिव्स का यूज़, मतलब और ऐसे बहुत सारे प्रिजर्वेटिव्स का यूज़ भी जो है हम एग्रीकल्चर फील्ड में करते हैं कि क्या ना लगे, कीड़ा ना लगे, फसल खराब ना हो, इसीलिए। ठीक है, तो और एक और चीज़ है कि केमिस्ट्री इन कंफर्ट, कन्वीनियंस एंड प्लेजर। अब देखिए एक और लिख लेते हैं हम केमिस्ट्री का यूज़, एक और, केमिस्ट्री इन कंफर्ट, ये लिख लीजिए, केमिस्ट्री इन कंफर्ट, कन्वीनियंस एंड प्लेजर। ठीक है, अब मैं इसको एक्सप्लेन करती हूँ, ये हेडिंग है। ठीक, मतलब केमिस्ट्री, हम देखिए हमारी डेली लाइफ में, जैसे कि हमने देखा कि केमिस्ट्री की हेल्प से जो है क्या हो गया, केमिस्ट्री का यूज़ हम अपनी डेली लाइफ में अलग अलग तरीके से कर सकते हैं। इंडस्ट्रियल फील्ड में केमिस्ट्री का यूज़ हो रहा है, मेडिकल फील्ड में केमिस्ट्री का यूज़ हो रहा है, एग्रीकल्चर फील्ड में केमिस्ट्री का यूज़ हो रहा है, जो हमारे एनर्जी रिसोर्स होते हैं उन सारे एनर्जी रिसोर्स में केमिस्ट्री का यूज़ होता है। तो मतलब हम देख रहे हैं ना केमिस्ट्री का किस तरीके से यूज़ हो रहा है, तो हम बोल सकते हैं ना कि केमिस्ट्री हमारी लाइफ को क्या कर रही है, बहुत ही ईजी कर दे रही है, बहुत ही ईजी वे से हम अपनी लाइफ जी सक रहे हैं विद द हेल्प ऑफ ओनली केमिकल्स और सारे इतने ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स की वजह से। ठीक है, तो केमिस्ट्री किस तरीके से हमें हेल्प कर रही है, पहले देखिए कि केमिस्ट्री हेल्प अस इन आवर डे टू डे लाइफ, हमारी दिन प्रतिदिन दिन प्रतिदिन की जो रोज हम जो हमारी डेली लाइफ जो चल रही है उसमें जो है केमिस्ट्री एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है, हमारी बहुत हेल्प कर रही है। तो केमिस्ट्री हेल्प अस इन आवर डे टू डे लाइफ, किस तरीके से, सच एज डोमेस्टिक रिक्वायरमेंट्स, जैसे कि लाइक डोमेस्टिक रिक्वायरमेंट्स क्या होगी, डोमेस्टिक रिक्वायरमेंट्स वो होती हैं, मतलब जो हमें अपने जो हमारी जो दिनचर्या चल रही है ना उसमें घर में रोज हमें किस चीज़ की ज़रूरत होती है, पेपर्स हो गए हमारे, फैब्रिक्स हो गए हमारे, सोप्स हो गए, कॉस्मेटिक्स हो गए एक्सेट्रा। तो देखिए कि केमिस्ट्री हमारी डे टू डे लाइफ में हमें किस तरीके से हेल्प कर रही है, हमें इतने सारे डोमेस्टिक रिक्वायरमेंट्स को, हमारी जो डोमेस्टिक नीड्स हैं उन सभी को फुलफ़िल कर लिया, हमें प्रॉपर पेपर जो है, ये सभी पेपर है, फाइबर है, सोप है, कॉस्मेटिक्स आइटम्स हैं, ये सब चीज़ हमें किसकी हेल्प से मिल रही है, विद द हेल्प ऑफ केमिस्ट्री मिल रही है ना। अभी हमने सब पहले पीछे पढ़ लिया। दूसरा हम लिख सकते हैं जैसे इन एयर कंडीशनर्स, जो हमारे एयर कंडीशनर्स होते हैं, और इन एयर कंडीशनर्स एंड फिल्म इंडस्ट्रीज़ में भी केमिस्ट्री का ही यूज़ हो रहा है। ठीक है, ठीक,
तो देखिए अब हमने इस लेक्चर में हमने क्या पढ़ लिया, हमने केमिस्ट्री के बारे में पढ़ लिया, केमिस्ट्री होती क्या है, केमिस्ट्री हमारी किस तरीके से अलग अलग फील्ड सेक्टर में जो है केमिस्ट्री का यूज़ होता है, केमिस्ट्री की कितनी ब्रांच होती है हमने ये भी पढ़ लिया, और केमिस्ट्री हमें डे टू डे लाइफ में किस तरीके से हमारी हेल्प करती है ये भी पढ़ लिया। ठीक है, तो ये सब चीज़ें जो है केमिस्ट्री का एक इंट्रोडक्शन था। तो अब हम अगले लेक्चर वीडियो से केमिस्ट्री के इस फर्स्ट चैप्टर को, इस बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री को जो है आगे बढ़ाएंगे क्लास 11th का, और आगे की चीज़ें जो है करेंगे। ये सिर्फ जो है अभी तक का जो मैंने पढ़ाया है, ये सिर्फ इंट्रोडक्शन था क्लास 11th की केमिस्ट्री का। ठीक है, मतलब ये कंप्लीट केमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन था। अब ये सिर्फ क्लास 11th के फर्स्ट चैप्टर में आया है, तो अब हमने इसमें ये केमिस्ट्री को पूरा कवर कर लिया कि केमिस्ट्री होती क्या है, हमारी हेल्प कैसे करती है, हमारी डे टू डे लाइफ में कैसे वो हमारा साथ देती है। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और सारे सोशल मीडिया ग्रुप्स में शेयर कीजिए। थैंक यू।